हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, योगी को जान से मारने की धमकी मिली। आजकल यह तस्वीर पहली मैं आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ देश की राजधानी दिल्ली में थे। आज ये योगी आदित्यनाथ का काफिला है। योगी का काफिला जिस वक्त पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज योगी की मुलाकात हुई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। और योगी दिल्ली आए, एजेंडा क्या था यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। योगी को धमकी दी गई, उस बीच योगी दिल्ली में थे और मुलाकात कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, धमकी में कहा गया है कि योगी का हाल बाबा सिद्दीकी वाला करेंगे। जिस तरह बाबा सिद्दीकी को मारा गया, बाबा सिद्दीकी इसी गाड़ी में बैठने वाले थे, बाहर ही खड़े थे, शूटर्स आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। योगी को धमकी में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को भी बाबा सिद्दीकी की तरह टारगेट किया जाएगा। जैसे ही यह धमकी मिली उसके बाद हड़कंप मच गया। मुंबई से लेकर लखनऊ तक पुलिस एक्शन में आ गई कि आखिर योगी से कहा गया या तो इस्तीफा दे दो या फिर बाबा सिद्दीकी वाला हश्र देखो। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस ग्रुप ने सलमान और पप्पू यादव को धमकी दी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी के बाद हड़कंप मच गया। मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव हो गई। योगी को 10 दिन में इस्तीफा देने की धमकी दी गई, नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल होगा। यह धमकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी गई थी। सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई। पुलिस ने इसी एंगल से जांच करनी शुरू की। जांच एजेंसी आरोपी तक पहुंच चुकी है और पूछताछ जारी है। आइए आपको बताऊं योगी को धमकी किसने दी, कहां से धमकी आई है और धमकीबाज कौन है। यही धमकी है योगी को। यूपी के सीएम योगी की धमकी के बाद हड़कंप मच गया जैसे ही धमकी दी गई। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में दरअसल फोन आया, फोन में धमकी दी गई। कहा गया 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिजाइन करें, मुख्यमंत्री की पोस्ट कुर्सी छोड़ दें 10 दिन में। अगर योगी ने इस्तीफा नहीं दिया तो हत्या की धमकी, हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस ग्रुप का हाथ था। योगी को धमकी के बाद जांच एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गई, अलर्ट पर। महाराष्ट्र एटीएस, ठाणे पुलिस, वर्ली पुलिस जांच में जुट गई। योगी को मिली धमकी के बाद एटीएस को भी जानकारी दी गई, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस ने सबसे पहले आरोपी को ट्रेस किया कि यह धमकी आई कहां से। योगी को धमकी देने वाली महिला का लोकेशन मिल गया। जी हां, योगी के नाम पर योगी को जिसने धमकी दी वो एक महिला थी। इसके बाद एटीएस महिला के घर पहुंची। धमकी देने वाली महिला का नाम फातिमा खान है। फातिमा पढ़ी लिखी है और पिता उनके लकड़ी का कारोबार करते हैं। आरोपी महिला से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी पुलिस को धमकी की जानकारी दी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया कि मुंबई से हमने जानकारी मांगी है। योगी को धमकी के बाद फुल एक्शन में मुंबई पुलिस भी है। योगी की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, यह अधिकारियों का कहना है। लेकिन योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। योगी की सुरक्षा पहले से बहुत चुस्त दुरुस्त होती है। योगी का काफिला अगर आप देखें, योगी की गाड़ियों के आगे कई गाड़ियां, योगी की गाड़ियों के पीछे कई गाड़ियां, इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है। ये योगी का पूरा काफिला होता है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए, ये योगी का काफिला। योगी का पूरा सुरक्षा दस्ता मैं आपको बताऊं कि इतना आसान नहीं है कोई योगी को धमकी दे रहा हो, लेकिन योगी के आसपास बड़ी सुरक्षा रहती है। खतरों के बीच सीएम योगी की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। योगी को Z+ और NSG कमांडो का कवर मिला हुआ है। यूपी के जाबाज जवानों का भी दस्ता सुरक्षा घेरे में होता है और 6 VIP सिक्योरिटी बटालियन सुरक्षा घेरे में होती है। नई बटालियन के साथ ये 7 हो गई हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ को मिलती है। सिक्योरिटी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो करते हैं। यूपी पुलिस ने योगी की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी है। इसके लिए आधुनिक हथियारों को भी खरीदा गया है। योगी की सिक्योरिटी के लिए योगी की सुरक्षा कवच को भेदना बहुत मुश्किल है। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाने का फैसला किया गया। जो एनएसजी कमांडोज मिले, इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। एनएसजी की जगह स्पेशल ट्रेनिंग वाले जवान तैनात किए जाएंगे। अब सीआरपीएफ के जवान एनएसजी कमांडोज की जगह लेंगे। सुरक्षा पर हर महीने 1,39,00,000 रुपए के आसपास खर्च आता है हर महीने। हालांकि इसमें एनएसजी होने वाला खर्चा शामिल नहीं है जो एनएसजी पर होता है। भारत में Z+ सुरक्षा सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है और Z+ सुरक्षा में 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो तैनात होते हैं। पुलिसकर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। सभी कमांडोज हर वक्त चारों तरफ पैनी नजर रखते हैं। हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट भी होता है। सुरक्षा टीम के पास बहुत आधुनिक हथियार मौजूद होते हैं। इसलिए धमकी भले ही कोई दे, लेकिन इतना आसान नहीं। योगी को धमकी के बाद सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अभेद्य सुरक्षा में रहते हैं, पर सुरक्षा पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए, परंतु चुनाव के मौके पर ऐसी धमकियां जैसे अभी 1-2 मिली थी झूठी साबित हुई, तो क्या ये चुनाव के दृष्टिकोण रखते हुए धमकी दी गई? इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखो, मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल कंडेमनेबल है। इस तरह की धमकी देना, वो भी किसी चीफ मिनिस्टर को ताल्लुक से, इसको बहुत सीरियसली टेकअप करना चाहिए। और ये नहीं जिस तरह से एयरपोर्ट्स के ऊपर कॉल आती रहीं, 50-60 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा, और मुसलसल इस तरह की जो कॉल्स आती रही हैं। अब उसमें अंदर एक ये इजाफा दूसरी तरह का हो गया है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार कर क्या रही है। किसी भी को भी अगर धमकी आए तो मुझे लगता है पुलिस को उसको जो है संजीदा तरीके से लेना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। और हम उनकी लंबी आयु की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की जो है कामना करते हैं। तो न सिर्फ योगी की सुरक्षा चाक चौबंद है, बल्कि आजकल धमकियों का सीजन चल रहा है। कभी कोई सलमान को धमकी दे रहा है, कोई पप्पू यादव को धमकी दे रहा है, कोई किसी और को धमकी दे रहा है, योगी को धमकी दे रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सुरक्षा चाक चौबंद होती है। कड़ी सुरक्षा घेरे में पीएम मोदी होते हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचते हैं, उसके बाद पूरा सुरक्षा दस्ता उन्हें घेर लेता है चारों तरफ से। न सिर्फ मोदी, अगली तस्वीर देखिए, देश के गृह मंत्री को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम नहीं, लगभग वैसी ही सुरक्षा मिली होती है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का सुरक्षा दस्ता है ये। सुरक्षा दस्ते में बाकायदा जैमर की गाड़ियां भी होती हैं। आइए मैं आपको बताऊं, इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जो सुरक्षा मुहैया कराती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को हो या फिर योगी आदित्यनाथ को हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा घेरा मैं आपको बताऊं, पीएम मोदी का कई घेरे होते हैं, लगभग 4 से 5 घेरे। पहला घेरा जिसमें ये एसपीजी के कमांडोज होते हैं, 100 कमांडो। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है एसपीजी, जो खास प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है। एसपीजी के पास मेड इन बेल्जियम हैंड गन होती है इनके हाथों में, जो आप देख रहे हैं बेल्जियम की। FN 2000 असॉल्ट राइफल से भी लैस होते हैं ये। FN P90 सब मशीन गन से भी लैस होते हैं, सब अत्याधुनिक मशीन गन। ये देखिए, सुरक्षा घेरा बदल गया। दूसरा सुरक्षा घेरा होता है स्पेशल कमांडोज का। गरुड़ के लगभग 100 कमांडो होते हैं सुरक्षा घेरे में। एक और सुरक्षा घेरा बदल गया। तीसरा घेरा पैरामिलिट्री कमांडो, 300 पैरामिलिट्री कमांडो होते हैं। चौथा घेरा स्थानीय पुलिस के हजारों जवानों का होता है, जो भीड़ को नियंत्रित करते हैं, शक होते ही फौरन एक्शन लेते हैं। पांचवा घेरा देखिए, एनएसजी के लगभग 100 स्नाइपर्स होते हैं, बंदूक के साथ, बंदूकधारी, जहां शक हो संदिग्ध पर फौरन टारगेट सेट कर सके। कॉर्नर शॉट गन से लैस होते हैं ये, स्नाइपर गन से भी लैस होते हैं ये। प्रधानमंत्री खुद बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाईटेक गाड़ियों के अलावा
एम्बुलेंस और जैमर होते हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी के काफिले में। पीएम के काफिले में एक डमी कार चल रही होती है, हूबहू प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसी वो गाड़ी होगी। अगर किसी ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर निशाना लगाया है तो वो पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि असली वाली गाड़ी कौन सी है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहां की लोकल पुलिस एक्टिव रहती है फौरन, साथ ही इंटेलिजेंस यूनिट भी काम करती रहती है। देश में सिर्फ पीएम को ही एसपीजी की सुरक्षा मिली है। एसपीजी के जवानों के पास एक सूटकेस भी होता है। कई बार आपने देखा होगा एक सूटकेस, ये सूटकेस असल में न्यूक्लियर बटन है और जिसे प्रधानमंत्री ने चंद फुट की दूरी पर रखा जाता है पीएम से। ये एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है दरअसल, जिसे हमले के दौरान खोला जा सके प्रधानमंत्री के आगे और उन्हें बचाया जा सके। अब गृह मंत्री की सुरक्षा देखिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह देश के तीसरे सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। पीएम और राष्ट्रपति के बाद सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा गृह मंत्री का। शाह के पास Z+ सुरक्षा है। पीएम की सुरक्षा में पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, पीएम के पास वैसे ही बुलेट प्रूफ शील्ड गृह मंत्री के लिए भी है। ब्रीफकेस खोलते ही ये ढाल की तरह काम करता है। Z+ में 2 दर्जन सुरक्षा कमांडो मौजूद होते हैं जो वीवीआईपी के चारों ओर से कवर करते हैं। आवास पर अलग से सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। Z+ प्रोटेक्टी को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलती है और सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात होते हैं। इस तरह का है सुरक्षा घेरा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, बेशक कोई धमकियां देता रहे। हमारे साथ एक्स डीजीपी जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह साहब। विक्रम सिंह जी, आपने इस तरह के बड़े वीवीआईपी की सुरक्षा को देखा भी है, उसे चुस्त दुरुस्त भी किया है। आजकल जो धमकियां मिल रही हैं, इन धमकियों के बीच सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी और चुनौतियां हो गई और मुश्किलें आ गई। सोची समझी रणनीति और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। वो चाहे योगी जी को हो या हमारे फ्लाइट्स को लेकर के है, हमारे सिस्टम में भय और आतंक फैलाना, हमारे सुरक्षा एजेंसीज के संसाधन के ऊपर दबाव डालना, देश में भय और आतंक का वातावरण पैदा करना, ये तमाम उद्देश्य होते हैं। अब सुरक्षा एजेंसीज का कार्य क्या है? ये चिन्हित करें कि किसके द्वारा भेजा गया है, उसको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने के उपरांत गहराई से पूछताछ करें। पूछताछ में विशेष बल इस बात पर दिया जाए कि इसके पीछे कौन है और क्या कारण है, क्या दुश्मनी है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है, और पूरी कार्रवाई करने के बाद अच्छी तरीके से ये समझ लें, आवश्यकता अनुसार लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उनकी माली हालात, बैंक अकाउंट और हवाला, क्रिप्टो करेंसी और सोने की स्मगलिंग के माध्यम से कोई धन तो प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में भी विचार कर लें। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे वक्फ पर अब धर्म युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई कैसे शुरू हुई आपको बताऊं। ये लड़ाई शुरू हुई वक्फ बोर्ड पर आज जमीयत ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। जमीयत चीफ अरशद मदनी वक्फ बोर्ड के हक में है और देवकी नंदन वक्फ बिल के हक में है। इधर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने निकल रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने निकल रहे हैं, यात्रा निकालने वाले हैं बाबा बागेश्वर। उन्होंने आज ऐलान किया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं तो आज जमीयत ने एक बड़ा कार्यक्रम किया दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में। संविधान बचाने के नाम पर, वक्फ बोर्ड बचाने के नाम पर यह कार्यक्रम हुआ। मुसलमानों के लिए ये दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था। दूसरी तरफ देवकी नंदन वक्फ बिल के हक में कार्यक्रम कर रहे थे। देवकी नंदन कह रहे हैं वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड भी होगा, यानी वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड हो या फिर वक्फ बोर्ड भी ना हो। अब ये आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर हिंदुओं को बाबा बागेश्वर एकजुट करने निकल रहे हैं।
तो वक्फ पर मौलाना अरशद मदनी और देवकीनंदन आमने सामने हैं। वक्फ बोर्ड पर कानून के बीच सनातन बोर्ड की मांग गूंजने लगी है। अरशद मदनी इसे देश के भाईचारे में आग बता रहे हैं। दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती है, फिरकापरस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सनातन बोर्ड को लेकर 16 नवंबर को आखिरी धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया है। हिंदुओं की बारी है, अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना है। उधर बागेश्वर धाम सरकार भी हिंदू जोड़ने के मिशन पर निकलने वाले हैं। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। तो आर पार की लड़ाई हो रही है। आप देख रहे हैं देवकीनंदन, अरशद मदनी हो या फिर बाबा बागेश्वर हो। आपको बताऊं कि आइए, सबसे पहले बात हो रही है, एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने की बात हो रही है, इस पर अरशद मदनी कह रहे हैं तो देश को तोड़ने की बात है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे, पूरे भारत के हिंदुओं को एक करने के मिशन पर हैं। अगर आप बटोगे तो बिल्कुल कटोगे, अगर हिंदू एक साथ रहेंगे तो उनकी नानी याद आ जाएगी। ये लोग गजवाए हिंद मांग रहे थे, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो उन्हें दिक्कत हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, लेकिन बात जब मजहब की आती है तो वो सिर्फ मुसलमान है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हमें अपने नाम के आगे सनातनी और हिंदू लिखने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की भी अपील की। अरशद मदनी ने कहा हम बाहर से नहीं आए हैं, अगर हिंदू गुजर है तो मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है तो मुसलमान भी जाट है। कश्मीर जाके देखो, वहां मुस्लिम भी ब्राह्मण है। जिसको जो मजहब पसंद आया वो उसमें चला गया। फिरका परस्त ताकतें आग लगाना चाहती हैं, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, लेकिन हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं। आज भाईचारे को आग लगाई जा रही है। देवकीनंदन कह रहे हैं हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में एडजस्ट, बांग्लादेश में एडजस्ट, हर जगह एडजस्ट। अब एडजस्ट करने की बात नहीं।